नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। ब्राह्मण समाज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु में आ गया है। बहुत लंबे समय से उपेक्षित चल रहा है ये समाज, अब वोकल हुआ है, वोकल फॉर लोकल हुआ और उसने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखाते हुए इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण वोट किसी भी पार्टी के लिए एक मुश्त उसकी बपौती नहीं है। ब्राह्मणों के साथ पिछले दिनों हो रही घटनाओं ने उन्हें उद्वेलित किया है, उन्हें परेशान किया है, उनको ये विचार करने के लिए मजबूर किया है कि जिनके साथ वो खड़े हैं उनकी हुकूमत में उनके साथ क्या हो रहा है। पिछले दिनों की घटनाएं और ब्राह्मण समाज में आक्रोश इस बात ने बड़ा बल दिया है और राजनीति में कोई भी वक्त और कोई भी बात बिना मतलब के नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी भले ही खामोश हो, भारतीय जनता पार्टी भले ही रिएक्शन ना दे रही हो, लेकिन उसके बावजूद ब्राह्मणों का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में केंद्र बिंदु में आ गया है। जिनको माना जाता था कि मंडल आंदोलन के बाद, राम जन्मभूमि के मसले के बाद एक बड़े तादाद में एक पार्टी विशेष को इसका वोट मिलता है, अब इस मसले को लेकर मतभिन्नता शुरू हो गई है। आप अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो बहुत स्पष्ट तौर पर पाएंगे कि 14% का ये वोट बैंक आज़ादी की लड़ाई से लेकर 80 के दशक के अंत तक ये कांग्रेस की बपौती था, कांग्रेस के लिए पुश्तैनी था और ब्राह्मण समाज अपने को अगुआ बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का गर्व के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा रहता था। कांग्रेस ने 8 ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री दिए, उत्तर प्रदेश से 3 ब्राह्मण प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। कांग्रेस और ब्राह्मण समाज एक दूसरे के पहचान बन गए थे, एक वो वक्त था। लेकिन आप याद करिए राम मंदिर के आंदोलन का वक्त, 90 के दशक की शुरुआत, मंडल कमीशन की सिफारिशों का लागू होना और उसके बाद का बिखराव। 90 के दशक के बाद से लेकर अब तक ब्राह्मण समाज उपेक्षित चला रहा है। 2007 से 12 का वो पीरियड था जिसमें उसको थोड़ी इंपॉर्टेंस मिली थी। पॉलिटिकली इरेलीवेंट यानी राजनीतिक तौर पर ब्राह्मण समाज 90 के दशक से लेकर अब तक अप्रासंगिक होता जा रहा है। 2007 से 2012 के वक्त मायावती के टाइम भले ही ब्राह्मण समाज को लेकर धारणाएं बदली हों, लेकिन बाकी के वक्त में आप पाएंगे कि इस समाज की उपेक्षा हुई। अब जब विकास दुबे कांड हुआ, उसके बाद कुछ और घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं और वो ज्वलंत उदाहरण के तौर पर समक्ष विद्यमान है, तब भारतीय जनता पार्टी भी इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिर एक समाज विशेष के साथ ज्यादती, जुल्म, अन्याय, अत्याचार, अपराध क्यों हो रहे हैं। इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है, अभी तक तो नहीं है। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ कोई भेदभाव हो रहा है? क्या वाकई में ब्राह्मणों के साथ उत्तर प्रदेश में कुछ अन्याय हो रहा है? क्या जानबूझकर अन्याय है या फिर ये कुछ दुर्भाग्यवश इंसिडेंट्स हैं केवल? ये क्या है? दरअसल उत्तर प्रदेश जातियों से घिरा हुआ बहुत एक कॉम्प्लेक्स्ड पॉलिटिक्स का स्टेट है, जहां पर जातियां प्रधान होती हैं। भारतीय जनता पार्टी को जितनी बार भी उत्तर प्रदेश में सत्ता मिली, ब्राह्मण बढ़ चढ़कर इस पार्टी के साथ खड़े रहे। तो 2 बार क्षत्रिय समाज से मुख्यमंत्री दिया बीजेपी ने और 1 बार ओबीसी समाज से दिया कल्याण सिंह जी को और उसके बाद राम प्रकाश गुप्ता। यानी 4 बार जब बीजेपी को टर्म मिला तो बीजेपी में मुख्यमंत्री पद पर ब्राह्मण समाज को कभी नहीं लाया गया। 2 बार ठाकुर, 1 बार ओबीसी और 1 बार गुप्ता बिरादरी यानी बनिया समाज से, व्यापारी समाज से। तो अब इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों के साथ कोई भेदभाव हो रहा है। इसका जवाब बीजेपी अब तक दे नहीं पाई है, संतोषजनक जवाब नहीं आया है। और पिछले दिनों की जो घटनाएं हैं, कुछ महीनों की, वो बात पर यह बात निकलकर सामने आ रही है। अब आप इसको परशुराम जयंती से जोड़ लें, भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने से जोड़ लें या उनकी एक विशालकाय प्रतिमा लगाने को लेकर जोड़ लें। राजनीति में मौके का लाभ हर कोई लेता है, विपक्ष ले रहा है। समाजवादी पार्टी का यह दावा है कि ब्राह्मणों को बड़े हितैषी हैं, बड़े प्रेमी हैं और बड़ा सच्चा प्रेम करते हैं। तो 108 फीट की भगवान परशुराम की मूर्ति लगेगी। भगवान परशुराम को क्षत्रियों का विरोधी माना जाता है।
तो दूसरी पार्टियों को लगता है कि जब क्षत्रिय समाज बीजेपी के साथ है तो ब्राह्मणों को इनके अपनी तरफ खींचो। तो मूर्ति किसकी लगेगी? भगवान परशुराम की, और भी किसी की लग सकती। लेकिन ये राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को चिढ़ाने की कोशिश भी होती है। अब आ जाइए बहुजन समाज पार्टी। उनका ही कहना, हमारा तो पुश्तैनी क्लेम बनता है, हमने तो 2007 से 12 तक सबसे ज्यादा मंत्री बनाए, सबसे ज्यादा अफसरों की पोस्टिंग हमने की, सबसे ज्यादा चेयरमैन बनाए, सबसे ज्यादा राज्य मंत्री बनाए, सबसे ज्यादा हमारे पास बीएमएलए उस वक्त जीत के आए थे। यह बीएसपी का क्लेम है। और मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि भगवान परशुराम के नाम पर अस्पताल बनाएंगी, जिले जिले में मूर्ति लगवाएंगी और अच्छी वाली मूर्ति लगवाएंगी, क्योंकि उन्हें विशेषज्ञता हासिल है मूर्ति की। तो राम मंदिर आंदोलन के बाद का जो ये दौर है, ये दौर बड़ा बदल गया है। राम मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। तो ये 14% वोट बैंक अगर बीजेपी से नाराज होता है तो ये कहाँ जा सकता है? और बीजेपी इसको मनाना क्यों नहीं चाहती है? बीजेपी इसको रोकना क्यों नहीं चाहती है? तो एक धारणा ये बीजेपी के भीतर चल रही है कि ये बिरादरी जाएगी कहाँ, ये हमें छोड़कर नहीं जा सकती है। इसे मजबूरी भी कह सकते हैं, विचारधारा के साथ जुड़ाव भी कह सकते हैं, या हिंदुत्व की एक आंधी भी कह सकते हैं कि हमें छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ऐसा बीजेपी का मानना है। बीजेपी के कुछ जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि ब्राह्मण समाज बीजेपी को कभी छोड़ नहीं सकता है। पर ये बात भूल सकते हैं कि यही ब्राह्मण समाज था जो 2007 में मायावती को खुलकर वोट दिया था। 2012 में ये मुलायम सिंह और अखिलेश के साथ चला गया था। हालांकि 2012 के बाद का जो वक्त है वो लगातार उस पर भारतीय जनता पार्टी का पिछले 8 सालों से इस पर कब्जा है। 2014, 2017, 2019 तीन इन चुनाव में 90% से ज्यादा ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तो 2014 के बाद ये पहला ऐसा वक्त आया है 6 सालों के बाद जब ब्राह्मण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और स्यापा कर रहा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर मौजूद नेता हों, विपक्ष के हों, सबको एक मुद्दा मिल गया। तो कहने का तात्पर्य यह है बहनों भाइयों कि जो समाज उपेक्षित चल रहा था, जिसको कोई घास नहीं डाल रहा था, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, एक विकास दुबे के मरने के बाद उस समाज की राजनीति जिंदा हो गई। थोड़ा बात कड़वी है लेकिन हकीकत है। राजनीति में तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो नैतिक तौर पर गलत होती हैं, लेकिन अनैतिक तौर पर राजनीति में बहुत चीजें चलती हैं। तो ये भी चल रही है। तो सबको लगता है कि इसका फायदा उठाया जाए। राजनीति समाज सेवा तो है नहीं, वोट लेने का एक तरीका है। सबको वोट चाहिए और बिरादरी को वोट चाहिए। ढोंग सब करेंगे कि वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों से बड़ा ढोंगी कोई नहीं होगा कि वो सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं। ये बात आपको कोई कहेगा नहीं, बट मैं आपको बहुत ओपनली कह रहा हूं। 22 साल से मैं उत्तर प्रदेश में यही देख रहा हूं कि बातें विकास की होती हैं, लेकिन अंत में चुनाव जाति पर लड़ा जाता है। तो आज के बयान सुनिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों। फिर एक बड़ी दिलचस्प डिबेट मैंने आज आयोजित की है। अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था, जो अब ये चुनाव होने के नजदीक लगाने की बात कर रहे हैं। कुछ दलित संत भी चिल्लाते रहे कि हमको नहीं बुलाया गया। चलो उनको नहीं बुलाया है तो राष्ट्रपति तो दलित थे, उनको भी बुला लेते तो मेरे ख्याल अच्छा मैसेज जाता। जब बहन जी अपनी मूर्तियां लगवा रही थी तब भगवान परशुराम की याद क्यों नहीं आई? जब अखिलेश यादव सरकार में थे तब भगवान परशुराम की याद क्यों नहीं आई? क्या और भगवान परशुराम को इतने संकीर्ण दायरे में क्यों परिभाषित कर रहे हैं? विहीन लोग हैं, ट्विटर छाप नेता बचे हैं और 22 बुरी तरह से हारेंगे और तीनों मिलकर के हमारे खिलाफ लड़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। भूमि पूजन करने के बाद दलित के घर प्रसाद भेजने की नौटंकी कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति को बुला के भूमि पूजन क्यों नहीं किया? सपा और बसपा ने हमेशा जाति की राजनीति की है। एक जाति को दूसरे से लड़ाना, दूसरे को तीसरे से लड़ाना, यही उनका काम रहा है। समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान है। इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा माननीय मायावती जी से भी और माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी कि प्लीज आपने पूरे देश को, समाज को जातियों में बांट दिया है, भगवान को जातियों मत बांटिए। भाई इस पे मैं क्या कहूँ? अगर किसी को किसी से प्रेम है तो ये उनका मामला है ना, और वो प्रेम कैसा है सब लोग देखें, मुझे क्या कहना है इसको। तो बहनों भाइयों, आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और बड़े दिलचस्प राजनीतिक परिचर्चा होगी। और हमारे प्रदेश के लोगों की एक खासियत है कि उनको राजनीतिक बहसें बहुत पसंद आती हैं और उम्मीद है कि आज की बहस आपको बहुत पसंद आएगी।
अश्विनी उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं। मनीष शुक्ला जी अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ से हैं। अभिषेक मिश्रा जी, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने